हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में एक्सप्लेन्ड इजी विद मी CA नेहा काचला। आई होप यू गाइज आर स्टडिंग रियली हार्ड बिकॉज नवंबर अटेम्प्ट आई थिंक कि काफ़ी टफ आएगा, क्योंकि मई और नवंबर दोनों मर्ज हो गए हैं। तो एज यू नो कि पास परसेंटेज कम होती है। तो आई थिंक जब दो एग्ज़ाम्स या दो पीरियड के एग्ज़ाम्स मर्ज करा इंस्टीट्यूट, तो it would be really tough for you to qualify. So I would just suggest and request all of you कि अभी से पढ़ाई कर लो और अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर लो यार, कर लो अच्छे से पढ़ाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पेपर 2 बिजनेस लॉ फॉर CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, सबके लिए है। पेपर 2 बिजनेस लॉ Chapter 1 Indian Contract Act 1872. This is in continuation with my last video, क्योंकि पिछले आई थिंक 4-5 वीडियो से हम लोग ये चैप्टर ही कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद एक और वीडियो डालूंगी दैट वुड कंप्लीट द कंटेंट ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन। मतलब इस चैप्टर में भी 5-6 यूनिट्स हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को आई थिंक 6 यूनिट्स में डिवाइड करा हुआ है, तो एक यूनिट ख़त्म हो जाएगी, बाकी 5 यूनिट फिर नेक्स्ट जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे। प्लस मैं क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि ऐसा करती हूँ कि जैसे पेपर 2 बिज़नेस लॉ है, तो पहले बिज़नेस लॉ ही ख़त्म करवा देती हूँ, उसके बाद फिर अकाउंटेंसी ख़त्म करवा दूँगी। एक आई थिंक एक वीडियो अकाउंटेंसी पर भी डाली है मैंने, वो भी देख लेना। और इसके बाद इस सब की जैसे बिज़नेस लॉ का एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा टू फाइंड आउट द चैप्टर्स, एंड जो देखना है तभी के तभी क्लिक करा, देखा, रिवाइज करा, हो गया। इसके अलावा और कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड टेल मी। सो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। लास्ट वीडियो में हमने ऑफ़र कंप्लीट करा था, आज हम करेंगे एक्सेप्टेंस। अब लेट्स सी व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने हमेशा ही बोला है, जो सेक्शन 2 है वो किसी भी एक्ट का डेफिनेशन का सेक्शन होता है। सेक्शन 2 इज़ द डेफिनेशन सेक्शन ऑफ एनी एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट ले लो, उसमें भी सेक्शन 2 सारा डेफिनेशन होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सारा डेफिनेशन है। तो देखते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2B। सब क्लॉजेज याद करने होते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये लिख कर आओगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो देखते हैं एक्सेप्टेंस क्या होती है। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज़ मेड, जब किसी को कोई इंसान एक प्रपोज़ल या ऑफ़र करता है और जिसको ये ऑफ़र किया होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो प्रपोज़ल एक प्रॉमिस बन जाता है। और जो प्रॉमिस है द एक्सेप्टेंस, कि वो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले, वो ही आज हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस। व्हेन द प्रपोज़ल इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब नाउ विल सी कि डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एक्सेप्टेंस होती कब है। बेसिकली डेफिनेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट इज़ व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज़ मेड। अब सपोज ए ने ऑफ़र करा बी को कि वो अपनी कार सेल कर रहा है बी को 2 लाख रुपीज़ में। सो ए हैज़ मेड अ प्रपोजल टू बी। क्लियर, एक पार्ट हो गया डेफिनेशन का ये। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड सिग्निफाइज हिज असेंट। अब बी कहता है, सिग्निफाइज हिज असेंट का मतलब कि हामी भर देता है या अग्री हो जाता है ए से। तो बी कहता है येस आई विल बाय योर कार फॉर 2 लाख रुपीज़। तो ये तो हो गया एक्सेप्टेंस, कि ए ने ऑफ़र करा कि हाँ तू मेरी गाड़ी ले ले 2 लाख में, और बी ने कहा हाँ मैं तेरी गाड़ी ले लेता हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस हो गया। ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेड, और जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, राइट। अब देखते हैं रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या कहते हैं कि एक्सेप्टेंस कब वैलिड मानी जाएगी और कब इनवैलिड मानी जाएगी। जब वैलिड मानी जाएगी तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इनवैलिड मानी जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसके बेसिकली 5-6 रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है,
एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज़ मेड। जिसको ऑफ़र किया है सिर्फ वो ही एक्सेप्टेंस देगा और दूसरा कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। सो इसका एक बहुत फेमस केस है जो कि है बोल्टन एंड वर्सेस जोन्स। अब इसके अंदर क्या हुआ था, बोल्टन कुछ बिजनेस लेकर आया था ब्रोकलहर्स्ट से। इससे वो कोई कुछ बिजनेस लेकर आया और जोन्स जो था वो इसका क्रेडिटर था। ठीक है, ये इससे कुछ बिजनेस लेकर आया और ये ऑलरेडी इसका क्रेडिटर था। तो जोन्स ने कुछ सप्लाईज़ का ऑर्डर करा ब्रोकलहर्स्ट को, बट ब्रोकलहर्स्ट की बजाय उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया बोल्टन ने, और बोल्टन ने इसको सामान सप्लाई भी कर दिया। अब सामान सप्लाई करने के बाद जोन्स के ऑलरेडी इसका क्रेडिटर था, तो जोन्स ने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी क्रेडिटर हूँ। तो बोल्टन ने इसको सू कर दिया कि जब मैंने तेरे को सप्लाई करा है तो तू मुझे पेमेंट क्यों नहीं करेगा। तो द कोर्ट हेल्ड दैट बोल्टन वॉज नेवर इन द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो अग्रीमेंट हुआ था वो इन दोनों के बीच में हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट, राइटिंग थोड़ी बुरी आ रही है, इतनी बुरी है नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो इन दोनों के बीच में हुआ था, जोन्स और ब्रोकलहर्स्ट के। बोल्टन वॉज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकलहर्स्ट एंड नॉट विद जोन्स। बोल्टन जो था वो ब्रोकलहर्स्ट के साथ पार्टी था, जोन्स के साथ नहीं था। तो अगर जोन्स ने कुछ ऑर्डर दिया है ब्रोकलहर्स्ट को तो ब्रोकलहर्स्ट ही उसे पूरा करेगा, बोल्टन नहीं करेगा। अब बोल्टन ने उसको पूरा कर दिया तो दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जोन्स वॉज नॉट लाइबल टू पे मनी टू बोल्टन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट होनी चाहिए मतलब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और अनक्वालिफाइड मतलब किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। एंड एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, और एक सामान्य तरीके से हामी भरनी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ वेग तरीके से आप एक्सेप्ट कर दो। अगर प्रपोज़ल किसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्ट होना है तो उसको उसी मैनर में एक्सेप्ट करना है, किसी और मैनर में वो वैलिड नहीं होगा। अब सपोज़ देखते हैं कि ए ने बी को ऑफ़र करा, विल यू परचेज़ माई कार फॉर 2 लाख। ए ने बोला मेरी गाड़ी ले ले 2 लाख रुपए में। बी ने कहा हाँ मैं ले तो लेता हूँ, मगर उसके बदले में तेरे को मेरी बाइक लेनी पड़ेगी 50,000 रुपये में। सो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने उसको काउंटर ऑफ़र दे दिया, गाड़ी तो लूँगा पर उसके बदले में मेरी बाइक ले। दैट इज़ अ काउंटर ऑफ़र, नॉट एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब होती? जब बी बोलता कि बाइक नहीं ले, एक बात बता तेरी गाड़ी की आरसी ठीक है, मेरे नाम पर हो जाएगी? हाँ, और ये बोलता हाँ ठीक है मैं करवा दूँगा तेरे नाम पर, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होता। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस में है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। क्लियर बच्चों, एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। अब इसका बहुत अच्छा केस है, केस लॉ है, बॉर्गडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877। अब बॉर्गडन एक कोल सप्लायर था और मेट्रोपॉलिटन रेलवे को कोल चाहिए होता था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि पूरा नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं थी। अब ये देखते हैं कैसे हुआ। बॉर्गडन था एक कोल सप्लायर, ठीक है, इसने कोल सप्लाई करने का एक ड्राफ्ट बनाया और भेजा मेट्रोपॉलिटन रेलवे को। अब मेट्रोपॉलिटन रेलवे के मैनेजर ने एक्सेप्ट कर लिया ड्राफ्ट को, अप्रूव कर दिया। अप्रूव तो कर दिया पर उसने कम्युनिकेट नहीं करा। उसने वो अप्रूव कर कर अपने टेबल के ड्रॉर में रख लिया। अब टेबल के ड्रॉर में तो रख लिया, अप्रूव भी कर दिया, मगर जो बॉर्गडन था वो वेट कर रहा था कि यार मेल आ जाए, कोई अप्रूवल आ जाए। अब वो आया नहीं क्योंकि मैनेजर बिज़ी हो गया और भूल गया कि ये भेजना भी है बॉर्गडन को।
तो मेल वॉज नॉट देयर, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस वॉज अप्रूव्ड बट नॉट कम्युनिकेटेड टू दी प्रपोजर। इसीलिए कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो दैट वाज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वाज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्लियर? अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मोड, ये देख लेते हैं। जहाँ पे ऑफरर ने या प्रपोजर ने एक प्रपोजल रखा है जिसकी एक्सेप्टेंस माचिस की तीली जलाने से होनी चाहिए। अब अगर आपको वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, खड़े हो माचिस की तीली जलाओ, वो एक्सेप्ट हो गया। बट इसके अलावा अगर प्रपोजर ने कुछ भी नई कंडीशन रखी प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर वो एक रीज़नेबल और वैलिड तरीके से अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्सेप्टेंस है वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में हो जानी चाहिए, अगर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है तो। और अगर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है तो कोई भी टाइमलाइन सेट नहीं करी हुई है, तो जो एक्सेप्टेंस है वो एक रीज़नेबल टाइम लिमिट में हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है साइलेंस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस। आपने चुप लगा दी या कुछ नहीं कहा, दैट मीन्स साइलेंट हो गए आप, और वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। अच्छा, मैं बार बार केसेस रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि अगर ये पेपर में लिख कर आओगे तो एडिशनल नंबर मिलते हैं। तो प्लीज़ पेपर में केसेस ज़रूर मेंशन करेंगे, हाईलाइट करेंगे पेंसिल से या ब्लैक या ब्लू पेन से। इनफैक्ट ब्लू पेन से ही करिए, पेंसिल से या ब्लू पेन से, कोई और पेन मत यूज़ करिएगा, नंबर कट जाएंगे। अब ये देख लेते हैं फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले 1862। अब इसमें क्या हुआ था, फेल्टहाउस के नेफ्यू के पास एक घोड़ा था। अब फेल्टहाउस ने नेफ्यू को एक चिट्ठी लिखी और उसमें बोला कि मुझे ये घोड़ा चाहिए 30 पाउंड में, और अगर तुम कोई जवाब नहीं दोगे तो मैं ये घोड़ा समझूंगा कि मेरा हो गया। अब नेफ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और ये बिंडले को बोला, बिंडले उसका ऑक्शनर था, कि ये घोड़ा रिज़र्व कर दो मेरे अंकल फेल्टहाउस के लिए। अब बिंडले ने क्या करा, बिंडले भूल गया कि उस नेफ्यू ने उसको घोड़ा रिज़र्व करने के लिए बोला है, और उसने ऑक्शन में घोड़ा सेल आउट कर दिया। अब यहाँ पर एफ ने गुस्से में बी को सू कर दिया। अब कोर्ट ने हेल्ड करा ये कि जो एन नेफ्यू था उसने कभी भी अपनी कम्युनिकेशन तो एक्सेप्ट करी नहीं थी, एक्सेप्टेंस भेजा ही नहीं था, इसीलिए वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एंड इसीलिए एफ लॉस्ट द केस। ठीक है? क्लियर? एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। क्लियर? अब इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इम्प्लाई कर लेते हैं कि हाँ ये तो मान ही लिया। जब व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स इंटेंडेड एक्ट इंटेंडेड बाय प्रपोजर एज कंसिडरेशन द प्रॉमिस फॉर द प्रॉमिस द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेड। अगर कोई जिसको ऑफरर की विश की एक्सेप्टेंस का तरीका अपनाकर परफॉर्म कर देता है तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, वो ऑफ़र एक्सेप्टेड माना जाएगा और वो प्रॉमिस बन जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का, कि सपोज़ एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है, उसको एक कस्टमर ने ऑर्डर भेजा, गुड्स भेजने के लिए ऑर्डर करा, ठीक है, और इसने गुड्स भेज दिए उस ऑर्डर पर। दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, कुछ नहीं था ना, इसने एक ऑफ़र करा और उसने ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए गुड्स भेज दिए। दैट वाज एन एक्ट विच द ऑफरर इंटेंडेड द ऑफरी टू परफॉर्म। समझे? जिसने ऑफ़र करा उसने वो एक एक्ट ऑफरी से करवानी चाहिए। मतलब कस्टमर ने एक ऑर्डर करा, ऑफ़र करा कि मेरे को ये सामान चाहिए,
तो शॉपकीपर ने उस सामान को उसके पास भेज दिया। वो एक एक्ट थी जो कस्टमर चाहता था सामान भेजने की, जो शॉपकीपर ने परफॉर्म कर दी। सो दैट इज़ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इससे पिछले में ऑफ़र कंप्लीट हो गया था, और 2-3 लेक्चर्स और भी हैं, वो एंड ऑफ द वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी। फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज़ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मे बी आज इसके बाद एक और वीडियो डालूंगी और उसमें ये एंड हो जाएगा ये यूनिट। ठीक है, होप यू लाइक दी वीडियो। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बता दीजिए, आई विल 100% चेंज इट। सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है कि एटलीस्ट हम कर रहे हैं कुछ। लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो क्या चेंजेस करने हैं। शेयर कर लो, हेल्प अदर्स टू लर्न। शेयर कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब, हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।